आओ करें नई बात, युवा सोच के साथ नई शुरुआत। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूं आलोक रंजन। दोस्तों, हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, साथ ही साथ इसका संचालन भी किया जा रहा है। G20 जो कि एक वैश्विक मंच है, इसने न भारत की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देगा और दे रहा है, बल्कि युवाओं के लिए भी एक अवसर मुहैया करा रहा है। इसलिए आज का जो विषय है वो भी है कि G20 युवाओं का एक वैश्विक मंच आखिर युवाओं को किस प्रकार के अवसर मुहैया कराएगा। इस पर बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो युवा साथी भी मौजूद हैं। पहले हैं श्रेया सिंह, नमस्कार। और दूसरे हैं अबू तल्हा। नमस्कार। दोनों युवा साथियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। श्रेया, अगर पहले ये समझें हम कि G20 है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करती है, युवाओं को बताएं। G20 बेसिकली 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन का संगठन है। इसका निर्माण उस समय विश्व की आर्थिक समस्याओं का निवारण करने के लिए बनाया गया था। हालांकि आजकल के सालों में देखा गया है कि G20 और भी अन्य विषयों पर चर्चा करता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी चर्चा करता है। देश के लिए, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए G20 बहुत महत्वपूर्ण हुआ इस साल, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी और इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया। इसलिए अब G20 G21 बन चुका है, जिसके कारण विश्व को अब ग्लोबल साउथ से भी कनेक्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि G20 न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, वैज्ञानिक हर तरह के पहलुओं को छूता है। बात करें G20 की कम्युनिकेशन की, यानी संवाद की, तो ये कहीं ना कहीं आम युवाओं के, जो देश के युवा हैं, उनमें एक कमी के रूप में देखा जा सकता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है और इसके कारण वो अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कितना ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है युवाओं के लिए? G20 जैसे कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और G20 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करना। G20 में बहुत सारी जैसे 20 देश और एक यूरोपियन यूनियन आए और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े समस्याओं को साथ मिलकर बैठकर उसका सुझाव निकाला, उसको सॉल्व किया। और आजकल देखा जा रहा है कि हम युवाओं आजकल थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हम लोगों को अपने बात विचार पे हम लोगों को ज़्यादा यकीन नहीं रह गया है। लेकिन G20 ये एक हमें आइडिया देता है कि अगर हम साथ मिलकर बैठकर किसी भी प्रॉब्लम को अगर अच्छे से सॉल्व करें और कि कम्युनिकेशन बिल्ड करें, तो उससे बड़ी सी बड़ी जो दुविधा है या प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और तो और इससे ये एक चीज़ डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी। अगर हम सब साथ बैठ रहे हैं और अपना एक लीडर चुन रहे हैं और उसके कहे पे हम एक निष्कर्ष पे आ रहे हैं, एक कंक्लूज़न पे आ रहे हैं और उसको अच्छे से हम लोग कामयाब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है और ये आज नहीं आगे भी चल के हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। जी हाँ, यदि बात करें हम युवाओं में रिस्क फैक्टर की, जैसे कि हमारा देश आज मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कई सारी मेगा प्रोजेक्ट्स, तो इसमें तो रिस्क होता ही है। तो इसी को युवा में ले, चूँकि हमारा कार्यक्रम युवा पे केंद्रित है, तो युवाओं को इसमें सेंट्रल में लाएं, तो उनमें रिस्क मैनेजमेंट और फैक्टर कम देखने को मिलते हैं और जब तक वो रिस्क लेंगे नहीं, तब तक बड़े सपनों को साकार नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ कि युवा आजकल रिस्क लेने से डरते हैं। बेसिकली आजकल के ये कमिंग जनरेशन में देखा जा रहा है कि हमारे देश में जॉब लेना ही सबसे बड़ी बात हो गई है। लोग आजकल अपने पैशन को फॉलो करने के बजाय पैसे कमाने पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। वो ऐसा जॉब ढूंढते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पैसे कमा सके। तो वो स्किल पे और अपने ये पे उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उसको परस्यू करने से अच्छा है वो ये देखते हैं कि आधी से ज़्यादा जनता कहाँ जा रही है और किधर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लोगों का फोकस डॉक्टर और इंजीनियर बनने में ज़्यादा है, और हालांकि वो और सब स्किल में भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया,
स्पोर्ट्स हो गया, लेकिन वो उस पर ध्यान ना देने के बजाय इसमें ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि मटेरियलिस्टिक अप्रोच वो लोग का ज़्यादा है। तो G20 से युवा ये सीख सकते हैं कि हमारे पास और भी रास्ते हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। जैसा कि श्रेया ने कहा, स्किल डेवलपमेंट एक टर्म आया, तो स्किल डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है युवाओं के लिए और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं देश के लिए? स्किल डेवलपमेंट आज के यूथ के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट कहा जा सकता है। जैसे अभी क्या होता है ना कि हम लोग एक रेस पे लगे हुए हैं कि ये करना है तो ये करना है, लेकिन अभी हमें अपना स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जो मेरा पैशन है या जो मेरा जिस चीज़ पे मेरा स्किल है, उसको हम अहमियत दें। ये ना कि भेड़ चाल के चाल पे लग जाए। अगर मेरा जो सुझाव है, जो अगर मेरा इंटरेस्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे है, मानिए अगर मेरा इंटरेस्ट फ़ोन चलाने पे है तो मैं फ़ोन का मैं कुछ डेवलप करूं, या फिर मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स पे है तो मैं स्पोर्ट्स को आगे लेके जाऊं। और स्किल डेवलपमेंट आपको एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। हमें स्किल डेवलपमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और हम इसे ले नहीं पा रहे हैं। हमें अपना सोच बदलना होगा, हमें अपना अप्रोच बदलना होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि अभी प्लम्बर के काम हो गए, जैसे इलेक्ट्रीशियन के काम हो गए, और भी कारपेंटर के बहुत ऐसे छोटे बड़े काम हैं जिसको आज हमारे यूथ छोटा काम समझते हैं और छोटा काम समझ के छोड़ देते हैं, जबकि ये एक स्किल डेवलपमेंट बहुत अहम चीज़ है और इससे आप आगे चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहें। आप अगर ये सारा रास्ता अपनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं और ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, स्किल्ड होगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी जी जी। अगर बात करें इसी में स्किल डेवलपमेंट में कि हाल ही में जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, इसमें एक बड़ा आयोजन हुआ दिल्ली में, तो इसमें क्या था कि 28 जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी ने कुछ न कुछ उसमें अपना लोकल फॉर वोकल के तहत प्रदर्शनी लगाया था कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसमें ये खासियत है। तो बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो जब तक युवा आत्मनिर्भर नहीं होगा तो देश कैसे होगा? तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी इसमें ये राय है कि युवाओं को वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने से अच्छा है कि इंडिजनाइजेशन पे बढ़े। वो अपना सामान बनाएं, उसकी डिमांड वो समझ नहीं रहे हैं कि बाहर के ये मार्केट में कितना वैल्यू है। जैसा कि मैं अपने झारखंड राज्य से ही बता रही हूँ कि जहाँ पे हमारा फॉल्स पड़ता है, हुंड्रू फॉल्स हो गया, जोना फॉल्स हो गया, वहाँ पे कई मैंने ऐसे छोटे मोटे कारीगरों को देखा है जिन्होंने ये कुछ बांस की बहुत सारी आकृतियां बनाई हैं। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, लेकिन अगर हम उसी को एक्सपो में ले जाएं या फिर कोई बड़े स्तर पे ले कर जाके उनको बेचने का कोशिश करें तो उनकी कीमतें हज़ारों या फिर लाखों में भी जा सकती है। तो ये चीज़ युवाओं को समझना चाहिए। टूरिज़्म में भी, जैसे इंडिया में बहुत सारे टूरिज़्म के क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी लोग वहाँ चाहते हैं कि इंडिया से कुछ अच्छा वो सामान लेके जाएं। तो अगर हम ये सब चीज़ टूरिस्ट को दिखाएंगे, पर्यटकों को दिखाएंगे, तो उनको भी यहाँ रुचि बढ़ेगी, सामानों में रुचि बनेगी, और जिसके कारण ये आयात निर्यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण इंडिया डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने जिक्र किया कि जो भारत है न केवल सांस्कृतिक विविधता रखता है बल्कि भौगोलिक विविधता है, यानी इसके कारण जो पर्यटन है उसका विकास हो सकता है। जैसे बात करें आप पूर्वी भारत का, तो उसमें हिल्स हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य है। झारखंड की बात करें तो फॉल्स हैं। इसी प्रकार समुद्र तटीय राज्यों की बात करें तो सुंदर सी बीच हैं। तो पर्यटन के लिए असीम संभावना है भारत में। तो आप पर्यटन को बढ़ाने के लिए युवाओं की मानसिकता को देखें तो किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? टूरिज़्म एक ऐसा प्रोडक्ट है कहेंगे, या फिर एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हमें बाहर के पैसे आएंगे, मतलब एक समझिए कि फॉरेन के पैसे आएंगे, ठीक है। और अगर हम कुछ भी करते हैं, मानिए अगर कोई टूरिज़्म की कोई एक जगह है, ठीक है, वहाँ अगर हम अच्छा कुछ अपना सेटअप करते हैं और क्लीननेस, अगर हाइजीन वहाँ सब कुछ अच्छे से रखते हैं, तो वहाँ फॉरेन लोग वो एक अट्रैक्शन का काम करेगा। और अट्रैक्शन से क्या होगा कि वहाँ पर लोगों का आन जान ये सब कुछ बढ़ेगा। अब मानिए कोई एक जगह है, ठीक है, वो वहाँ कुछ नहीं है, बट वहाँ कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है या फिर आप कोई टूरिज़्म का काम है, तो अब वहाँ लोग आते जाते रहेंगे, वहाँ के व्यवसाय चलेगा, वहाँ का कारोबार चलेगा, वहाँ की चीज़ें बिकेंगी, वहाँ का कल्चर इनरिच होगा।
और तो और वहाँ के लोगों का मेंटालिटी बढ़ेगा, वहाँ के लोगों का सोच बढ़ेगा कि देखिए अब हम होता क्या है ना कि हम एक छोटे से गांव पे रहते हैं और कहीं ना कहीं हम उस छोटे से गांव पे बंधे रह जाते हैं। बाहर के लोग आएंगे, अपने नया नया आइडिया लेके आएंगे, अपना नया तरीका सलीका लेके आएंगे, हमें ये चीज़ सीखने को मिलेगा टूरिज़्म से, और प्लस हम अपना कल्चर दूसरों को सिखाएंगे। अगर कोई आया झारखंड में, जोना फॉल आया घूमने, वहाँ हम उनको अपना खाना खिलाएंगे। जैसे बहुत कुछ है हमारे पास दिखाने के लिए, अपना कल्चर दिखाएंगे, अपना खाना खिलाएंगे। इससे हमारी कल्चर की डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इससे हमारा पहचान बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पर्यटन न सिर्फ बाहर का हो, बल्कि पहले हम लोगों को तवज्जो देना होगा कि इंडिया को देखें, इंडिया को जानें, इसके संस्कृति को जानें, इसके पहचान क्या क्या है उसको समझें। इसी में बात आती है आगे सतत विकास का, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार देखना चाहिए युवाओं की दृष्टि से? युवाओं की दृष्टि से ये देखना चाहिए कि हमें छोटे स्तर से ही इस पे अगर हम वर्क करें तो आगे इस पे बहुत बड़े पैमाने पे हम अपना योगदान दे सकते हैं। जहाँ पे भी हम कूड़ा कचरा देखें वहाँ दूसरे का वेट ना करें कि दूसरा आके उठा के ले जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ, जैसे कि हमें मोदी जी ने सिखाया है स्वच्छ भारत अभियान। युवा है जो आजकल डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा ये इंगेज रहते हैं, तो वो ये सब देख के फिर वो कम से कम उसके खातिर, फ़ोटो भेजने के खातिर वो लोग काम तो करेंगे, ये सफाई तो करेंगे। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। सफाई, अपने आजू बाजू सफाई रखें। अब कम से कम अगर कोई रोड साफ रहता है तो वहाँ पे किसी को गंदा करने का भी मन नहीं करेगा, पहली बात। तो फिर इससे हम लोग अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं व्यक्तिगत तरीके से। और युवाओं के लिए व्यक्तिगत तरीका सबसे पहले अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि एक कहावत है कि आप जो बोइएगा वो काटिएगा। अगर आज हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं तो कल जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको इसका फल मिलेगा। जैसे अभी हम पॉल्यूशन से उमड़ रहे हैं, हम फ्लड से उमड़ रहे हैं, हमारे में सूखा आ रहा है, ये सब पॉल्यूशन के कारण है। ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है जो कि पहले अगर डेवलपमेंट के चलते में अगर नज़रअंदाज कर दिया गया हो, लेकिन अब हमें इसे आगे लेके चलना है। और अगर अभी से हम इस चीज़ पे अगर अपनी रुचि नहीं दिखाए और अभी से अगर हम इस चीज़ पे मेहनत नहीं करें तो ये आगे चले हमें नुकसान देगा। और अगर हम अभी से इस पे काम करना शुरू कर दें, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर अभी मैं प्रोजेक्ट्स का नाम लेने लगूँ तो ये इंटरव्यू ही ख़त्म हो जाएगा, बट जो भी है अगर हम अभी से इस चीज़ों पर लग जाए तो आगे चल के हमारा जनरेशन एक खुशहाल और एक हेल्दी ज़िंदगी जिएगा। अब इसी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे बात हो रही है G20 की, उसमें एक और एक घटक है Y20, यूथ 20। तो यूथ 20 है क्या? यूथ 20 स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है या फिर ये लॉन्च किया गया है हमारे यूथ के लिए। इसमें यूथ, इसमें 2-3 बहुत सारे एस्पेक्ट है। जैसे कि इसमें है आपका गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इसमें है आपका पीस रिहैबिलिटेशन, इसमें है आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इसमें है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें आपका हेल्थ, वेलबीइंग एंड स्पोर्ट्स। तो ये एक्चुअली हमारे जो यूथ है इनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्यों आप एक जैसे डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस है, आप डेमोक्रेसी में पार्ट लीजिए, आप गवर्नेंस के पार्ट बनिए। हम कैसे पार्ट बनेंगे? हम वोटिंग कर सकते हैं, हम अपने खेल, अब जैसे वेलबींग, हेल्थ, हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी के हम अपने स्पोर्ट्स को आगे लेके चल सकते हैं। पीस रिहैबिलिटेशन में क्या है, हमें जंग और युद्ध से मतलब नहीं, अभी हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब है। हमें उस चीज़ पे फोकस करना है, हमें अपने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है। और कहीं ना कहीं यूथ इस चीज़ के लिए मेजर रोल निभाएगा, क्योंकि अभी जो इंडिया का जो जनरेशन है वो यूथ जनरेशन है। और अभी यूथ जनरेशन अगर इस चीज़ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो ही हम ये Y20 के जो भी थीम है या जो भी एस्पेक्ट है उसको अचीव कर पाएंगे। और इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें बस ऐसा नहीं है कि पढ़ के एक काम करना है या पढ़ के एक जॉब में लग जाना है, नहीं, हमें अपने चारों ओर ये एस्पेक्ट्स को देखना ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो रिलेशंस है उनको देखना ज़रूरी है, हमारा स्पोर्ट्स, हमारा हेल्थ और हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रोथ कर रही है, इसको इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं एक यूथ। और ये Y20 स्पेशली यूथ के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया गया है।
बिल्कुल। अबू ने बोला स्पोर्ट्स, इसका एक अहम स्तंभ बोला जाए, पिलर बोला जाए तो वो स्पोर्ट्स है। तो जैसे कि कहा जाता है और ज़रूरी भी है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। पहले कहा जाता था खेलोगे तो बिगड़ोगे, अब कहा जाता है खेलोगे तो बनोगे। तो खेलना स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ कितना महत्वपूर्ण है? स्पोर्ट्स देखिए कि हमारा जो झारखंड राज्य है वो खुद ही स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे कि हम अपना हॉकी टीम का ही बात कर ले, या फिर हम अपने क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जो कि रांची में ही पले बड़े हैं और झारखंड को बहुत बड़े स्तर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा, अपने ही राज्य में बहुत ज़्यादा उपलब्धि दे रहा है। तो स्पोर्ट्स से भी आगे बहुत सारी ये क्या बोलते हैं, प्रवेश का द्वार खुलता है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी देता है। जी बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स भी अब उतना ही नेसेसरी है। हमें बच्चों में देखना चाहिए कि अगर उनको स्पोर्ट्स में रुचि है तो उसको छोटे स्तर से ही आगे बढ़ाया जाए, उनके अर्ली एज से ही उन्हें ट्रेन किया जाए ताकि वो आगे जल्दी से जल्दी सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। और अपॉर्चुनिटी, हर वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और हमारे स्टेट में भी ये चीज़ लागू करना चाहिए कि बहुत सारे ये रीजनल सेमिनार ये सब करवाया जाए, स्पोर्ट्स का इवेंट्स कराया जाए, जिसके कारण हमारे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे पैमाने पे होगा। बिल्कुल। G20 हमारे वैश्विक लेवल पे एक स्पोर्ट्स का मंच तो तैयार करता है, इस तरह के अवसर मुहैया कराता है। अब बात करें गवर्नेंस और उसमें डेमोक्रेसी की, तो युवा का एक मजबूत हाथ होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो और वोट के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं युवा इसमें? देखिए, अगर हमें गवर्नमेंट से पार्टिसिपेट करना है, हमें गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च कर रही है उस पे हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, या फिर बहुत ऐसी तरीके हैं जिसे हम गवर्नमेंट पे नज़र रख सकते हैं, या फिर बहुत ऐसे तरीका है जिसे हम गवर्नमेंट का दिए हुए स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई करप्शन ले रहा है तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है जिसे कह सकते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हम इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं और गवर्नमेंट की जो बातें हैं उनको हम समझ सकते हैं, गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये चीज़ हम बता सकते हैं। और महज वोटिंग तो एक बहुत बड़ा एक तरीका है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना। गवर्नमेंट इससे अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट इससे जवाबदेही बनती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट करते हैं तो वो आपके प्रति अकाउंटेबल बनेगी, वो आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो रुचि है उस पर काम करेगी। और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना एक्टिवली गवर्नमेंट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। बिल्कुल। G20 खुद एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूथ भी डेमोक्रेसी ही है क्योंकि वो भविष्य हैं इंडिया के। इसी प्रकार बात करें कि युवाओं में एक प्रकार देखा जाता है कंफर्ट जोन, तो जब तक ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कैसे अपना विकास कर पाएंगे? जी बिल्कुल। युवाओं में कंफर्ट जोन का, वही मैंने पहले जैसे बताया कि आजकल जो भी अपॉर्चुनिटी कम लेते हैं और जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा देखते हैं। तो इस पे हमारे गवर्नमेंट को भी ये काम करना चाहिए कि पहले इनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और रास्ते खोले, जिसके कारण युवाओं को ये डर जो है, रिस्क का डर है, वो कम हो। ठीक है, जिसके कारण अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च किया है, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्वयं पोर्टल, जिससे ना कि शहरी लोग, जो गांव देहात के भी लोग हैं, वो बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। दूरदर्शन पे भी बहुत सारे ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के भी वीडियोस आते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, ये हम देख सकते हैं। डिजिटलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे कि हमारे 2020 में जब कोरोना आया था तब सब चीज़ें बंद हो गई थी। हमारे पास केवल एक ही साधन था जो कि हमारे को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है, जो कि है हमारा डिजिटल नेटवर्क, जो कि हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन, टीवी या लैपटॉप, जो भी है। ये रूरल इंडिया में उतना नहीं पाया जाता, लेकिन टीवी के ये से जो दूरदर्शन है वो लोग, उन्होंने भी बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को बच्चों को राह दिखाई, जिसके कारण ये आगे बढ़ सकते हैं। युवा में ये भी देखते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो स्किल डेवलपमेंट से, अगर उनके रास्ते अगर खुलते जाएं तो वो उसके रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, कतराएंगे नहीं। तो बहुत सारा अपने जिस फील्ड में उनको ये इंटरेस्ट है, रुचि रखते हैं, उस फील्ड में वो वर्क करेंगे और फिर
उतना ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा जॉब का, और जितना ज़्यादा यूथ एम्प्लॉय होगा उतना ज़्यादा देश को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अब वो बात किया जाता था पहले कि पूर्वज जो किए हैं उसे आज हम लोग देखते हैं, लेकिन अब बात की जाती है कि आज हम लोग जो करेंगे वो हमारी पीढ़ी उसको भोगेंगे, उस तरह के अच्छा इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो हमें क्या क्या करना चाहिए वर्तमान समय में? आज हम जैसे G20 ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इस पे ये एक कड़ी जुड़ती है कि अब हमें यहाँ से लेके अब आप इस एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अब यहाँ से आप कहाँ तक पहुँचते हैं। इंडिया एक बहुत ही मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस टाइम इंडिया की हाल जो भी थी आज, बट इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है। हम कहीं ना कहीं ये चीज़ अचीव कर पाए हैं अपने यूथ के कारण। तो हमें यूथ को, अगर आज हम यही चीज़ देखते हैं, जैसे पहले के लोग रिस्क लेते थे, हमें रिस्क लेना होगा। और यूथ अगर चाहे तो आज अपने जो भी कमाया है अभी से अगर अपने आप में मेहनत करे तो हम आगे इसको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लेके जा सकते हैं। अब हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हम पे क्या छोड़ के गया है। अभी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सड़कें हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम पढ़ना चाहे तो हमारे पास चीज़ें हैं, हम अगर खेलना चाहे तो हमारे पास मैदान है, अगर हम कुछ और करना चाहे तो हमारे पास उसके लिए स्किल डेवलपमेंट है। अब हम इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, हम अपना अप्रोच चेंज करें, हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़े। अब जो पीछे हो गया अब वो ख़त्म, वो बीत गया। अब क्या, अब हमारे पास क्या है और अब हम इन सब किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। और अगर हम इन सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, सेटल तरीके से लेके आगे चलेंगे तो ये हमें बहुत ही एक कामयाब रास्ते पे लेके जाएगा। बिल्कुल। G20 में जैसे कि बात किया जा रहा है तो युवा आज जो करेंगे इस तब तो जो हम लोग आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे मतलब आज़ादी का 2047, तो इसमें क्या होगा, विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो डेवलप्ड सकेगा। इंडिया। G20 में महिलाओं का क्या योगदान देखती हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें किस किस प्रकार की भूमिका देखती हैं? महिला तो सबसे बड़े बहुत इम्पोर्टेंट है हर देश के लिए। जो भी हमारे डेवलप्ड देश हैं पूरे विश्व में, उसमें देखेंगे कि जो बहुत ही डेवलप्ड नेशंस है, जैसे कि फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगहों पे देखेंगे कि महिलाएं पीएम हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल जैसे कांग्रेस में, उनके लोकसभा राज्यसभा जैसे यहाँ चलता है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि वो तो हुई एक पार्टिकुलर देश की बात, तो G20 में क्या भूमिका हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो महिला अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। बहुत सारे इवेंट्स हो गए या फिर प्रतियोगिता में भाग लेके देश का नाम रोशन कर सकती हैं। स्पोर्ट्स में भी महिला का भी योगदान है। स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अगर नियुक्त करेंगे तो वो अपना प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं हटेंगी। और जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया भी अब वर्क कर रहा है कि विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का ये ट्राई कर रहा है बेसिकली। और अभी हम ये भी देख सकते हैं कि रिजर्वेशन भी लाया गया है विमेन का 33% एमपी के सीटों में, तो ये भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इंडिया ने। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, तो आप लोग कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? G20 एक ऑर्गेनाइज था, इससे बहुत सारे देश आए, बहुत बाहर के लोग आए, गेस्ट आए, इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें G20 से ये सीखना है कि देखिए G20 की मीटिंग बहुत सारे शहरों में हुई, जहाँ भी हुई उन लोगों ने अपने कल्चर को दिखाया, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और कहीं ना कहीं आज का यूथ अपने कल्चर को छोड़ता जा रहा है, अपने कल्चर को नज़रअंदाज करता जा रहा है। क्यों, इसका क्या, ये अप्रोच आ गया है कि हमें एक वेस्टर्न कैटेगरी में जाना है, वेस्टर्न कल्चर अपनाना है, लेकिन ये असल में सफलता नहीं है। हमें अपने पूर्वज के कल्चर को बचा के चलना है, हमें इसे सेव करना है। ये हमारे पास एक यूनिक चीज़ है। हमारा आज का, हम जैसे झारखंड में क्या खाते हैं, ढुसका खाते हैं, हमारा झारखंड का फिर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आज के लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में और ये और वो नहीं। हमें अपना कल्चर को बचाना है, हमें अपना लैंग्वेज को बचाना है। आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे या बड़े बड़े नेता, वो हिंदी में भाषण देंगे, बहुत जगह हिंदी भाषण देंगे, और हम हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं, हम अपना रीजनल लैंग्वेज बोलने में हिचकिचाते हैं। ये हमें सोच बदलना है। इंग्लिश एक इलाइट
आपको इंग्लिश एक इलाइट फील भले देता होगा, लेकिन ये असल में ये चीज़ नहीं है। हमें अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी संस्था, अपनी संस्कृति, ये सबको बचा के आगे चलना बिल्कुल है। निश्चित ही। श्रेया, इस पे और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि यूथ को कंप्लेनिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में वो बस सरकार को ब्लेम करते रहते हैं कि ये सरकार ने ये नहीं अच्छा किया है, वो नहीं अच्छा किया। देखिए, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, हम भगवान नहीं हैं। तो हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यूथ को ये देखना चाहिए कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं देश में, हम कैसे काम आएंगे देश के। वो एटीट्यूड के साथ अगर सारे यूथ में अगर ये समझ आ जाए तो देश कहाँ से कहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आजकल के यूथ को थोड़ा इस पे चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कंप्लेन जो कर रहे हैं उसका एक स्टेप भी अगर हम कुछ करें, जैसे कि हम ऐसे देख रहे हैं कि कोई सड़क है, उसमें बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है। हम या तो हो सकता है कि कोई रोड विभाग वाले को उसके हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें, थोड़ा अपना कोशिश करें, थोड़ा अपना एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए, रादर देन कंप्लेन जो कर रहे हैं कि अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। उसको करने से रोड ठीक नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रोड ठीक नहीं होगा, अगर आप उस पर वर्क करें, एप्लीकेशन डाल दे, ये कर दे, तो हो सकता है कल तक वो रोड भर जाए। बिल्कुल ही, नागरिक, जागरूक नागरिक ही देश को आगे बढ़ाता मैं है। इस चीज़ पे तो एक बात जोड़ना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। कि अगर आज हम खुद को बदलेंगे तब जाके कल हमारा देश बदलेगा। बिल्कुल। अगर आज हम खुद को डेवलप करेंगे अपनी स्किल्स को, तब जाके कल हमारा देश डेवलप होगा। ओके, समय के अभाव होने के कारण G20 चूँकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने इतना सार्थक बनाया इस कड़ी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, G20 एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम लोग महीनों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, G20 पे निश्चित ही आगे कोई कार्यक्रम में मिलेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप G20 के माध्यम से अपने अवसरों के बारे में जाना होगा, G20 का क्या प्रोसेस होता है, कितने कंट्रीज होते हैं, वो सभी आपके जनरल नॉलेज में शामिल हुआ होगा। तो मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में अवसरों को भुनाएंगे और देश के लिए, देश हित में कार्य करते रहेंगे। और आप दोनों को इस अंक में आने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आपका भी धन्यवाद। मुझे यानी आलोक रंजन और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद और देखते रहिए दूरदर्शन रांची।